नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 27 अक्टूबर 2024, दिन रविवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। धनतेरस पर खरीदारी की शुभ मुहूर्त। धनतेरस इस वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और आरोग्य के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। इसी दिन से दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदते हैं। ज्योतिषविदों के अनुसार राशि के अनुसार की गई खरीदारी लाभदायक होती है। पंडित ऋषि द्विवेदी के अनुसार इस बार 2 शुभ मुहूर्त है। पहला कुंभ लग्न में दोपहर 1:59 से 3:30 तक और दूसरा वृषभ लग्न में शाम 6:35 से 8:31 तक। इन मुहूर्तों में खरीदारी करने से धन का वास होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में चक्रवाती तूफान से तापमान में गिरावट। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का असर उत्तर प्रदेश पर भी देखने को मिला है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। आज यानी शनिवार को प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर में बारिश हो सकती है। लखनऊ में आज मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बीएसएनएल की वापसी से टेलीकॉम सेक्टर में खलबली। देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के ग्राहकों में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार ने साफ किया है कि अगले 1 वर्ष में बीएसएनएल अपनी 5G सेवाएं शुरू कर देगा और अगले कुछ महीनों में टैरिफ नहीं बढ़ाएगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार बीएसएनएल पिछले 2 वर्षों से लाभ की स्थिति में है और दूरदराज के गाँवों में टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 79,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी मंजूर किया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गोरखपुर में बनेगा विश्वस्तरीय रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विश्वस्तरीय रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की घोषणा की है। रामगढ़ ताल के पास इसे स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई प्राकृतिक झीलें हैं जहां जल क्रीड़ा को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश के उन खिलाड़ियों की सराहना की जिन्होंने रोइंग के क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन किया है। इस सेंटर के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को तराशने में मदद मिलेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सपा की उपचुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की फौज। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आजम खान, डिम्पल यादव और जया बच्चन सहित प्रमुख नेता शामिल हैं। उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 9 विधानसभा सीटों पर मतदान 13 नवंबर को होंगे और प्रचार में जुटे नेता पूरे प्रदेश में घूमकर जनता से संपर्क करेंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। भूमाफियाओं पर सख्ती के आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। गोरखपुर दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर उन्हें जेल भेजें। साथ ही जनता दर्शन कार्यक्रम में आए 300 से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द करने के लिए कहा। इस दौरान महाराजगंज में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत और 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। उत्तर प्रदेश में दुग्ध क्रांति की पहल, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से पशुपालकों को सीधा लाभ। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और गौ पालकों को सशक्त बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश में आधुनिक डेयरी इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिससे दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होगा। योगी सरकार इस योजना पर 10 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च करेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रमुख राज्य होते हुए भी प्रति पशु उत्पादन में राष्ट्रीय औसत से पीछे है। राज्य में वर्तमान में प्रति गाय औसतन 3.78 लीटर दूध का उत्पादन होता है। इस अंतर को कम करने के लिए योजना के अंतर्गत स्वदेशी नस्लों की उच्च गुणवत्ता वाली गायों को चुना जाएगा और हाईटेक डेयरी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। 10 गायों की क्षमता वाली हाईटेक डेयरी इकाइयां। योजना में 10 गायों की क्षमता वाली हाईटेक डेयरी इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिन पर प्रति इकाई लगभग 23,60,000 रुपए का खर्च आएगा। इसमें सरकार और लाभार्थी दोनों का योगदान होगा। केवल गिर, थारपारकर और साहिवाल जैसी नस्लों की गायें ही इन इकाइयों में शामिल की जाएंगी। गौ पालकों को मिलेगा वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रशिक्षण। योजना के तहत कैटल शेड और अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण आधुनिक तकनीक से किया जाएगा। गौ पालकों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
जिससे वे पशुओं की बेहतर देखभाल कर सकें। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो गौ पालन में 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। इस योजना से राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार का बड़ा कदम, परिवार कार्ड से हर घर को मिलेगा रोजगार का अवसर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक नई योजना का ऐलान किया है जिसका मकसद हर घर को रोजगार से जोड़ना है। इस योजना के तहत हर परिवार के लिए परिवार कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का यूनिक नंबर अंकित होगा। इस कार्ड के जरिए राज्य में बेरोजगारी का सही आंकड़ा तैयार किया जाएगा और सरकार के पास हर परिवार की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी कि कौन कौन से सदस्य रोजगार से जुड़े हैं। वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का निर्देश दिया था ताकि सभी परिवारों को एक नौकरी मिल सके। अब राशन कार्ड को आधार बनाकर एक परिवार एक नौकरी योजना पर काम किया जा रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बरेली में जरी कारीगर पर आयकर विभाग का शिकंजा, 114 करोड़ का नोटिस जारी। बरेली के एक जरी कारीगर पर आयकर विभाग ने 114 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि यह कारीगर दिन में केवल 300 से 400 रुपए की कमाई करता है, लेकिन उसके नाम पर दिल्ली में कंपनी बनाकर 2 अरब 32 करोड़ का कारोबार किया गया। फूल मियां नामक इस कारीगर के दस्तावेज धोखे से लेकर ठगों ने दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर उसका इस्तेमाल किया और बड़े पैमाने पर लेन देन किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में नोटिस भेजा, जिसके बाद फूल मियां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। आजमगढ़ के परिषदीय स्कूलों के बच्चों को अब मिलेगा बादाम पट्टी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के 3019 परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 3,38,000 बच्चों को अब हर गुरुवार को मिड डे मील के साथ बादाम पट्टी भी दी जाएगी। यह नई व्यवस्था 1 नवंबर से लागू की जाएगी और इसके लिए शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को कुल 47,37,600 रुपए की राशि जारी की है। हर छात्र के लिए 5 रुपए प्रति सप्ताह के हिसाब से पोषक आहार देने की व्यवस्था की गई है। बच्चों को इससे पौष्टिकता मिलेगी और उनकी सेहत में सुधार होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। त्योहारों पर ट्रेनों की देरी, मुसाफिरों को हो रही परेशानी। त्योहारी सीजन के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख रूटों पर ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बरेली, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर और लखनऊ के रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें 7 से 14 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरपुर की फेस्टिवल स्पेशल और बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार की ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन की लेट लतीफी से उन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता की बगावत, निर्दलीय नामांकन के बाद पद से हटाए गए। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा उपचुनाव में सपा का समर्थन देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन गंगापा के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर बगावत कर दी। इस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें पद से हटा दिया और नामांकन वापस न लेने पर निष्कासन की चेतावनी दी है। सुरेश यादव का कहना है कि जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े, इसलिए नामांकन किया है और वो इसे वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त रूप से उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कांग्रेस सपा के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी परिवहन विभाग में बस कंडक्टर भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बस कंडक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म 16 अक्टूबर 2024 तक जमा करना होगा। इस भर्ती के अंतर्गत लखनऊ क्षेत्र के लिए 128 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। भर्ती की विस्तृत जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध है, जहां से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं और 12वीं पास तथा कंप्यूटर ज्ञान के साथ CCC सर्टिफिकेट आवश्यक है। महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर किया जाएगा और यह भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त रहने खाने की सुविधा। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। सुल्तानपुर में श्री चित्रगुप्त धाम सेवा समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन और रात्रि विश्राम की सुविधा की व्यवस्था की गई है। अयोध्या से सुल्तानपुर की दूरी केवल 65 किलोमीटर है और यहां रुकने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस मंदिर को सरकार द्वारा एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव के अनुसार मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु निःशुल्क विश्राम कर सकते हैं और भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। समिति ने इस सेवा को श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू किया है ताकि यात्रा आरामदायक और सहज हो सके। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। जिले के 200 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया फिर से शुरू।
जिला प्रशासन ने 84 वर्षों के बाद जिले के 200 गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है। इससे पहले इन गांवों में चकबंदी की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। जिले में कुल 2386 राजस्व गांव हैं, जिनमें 80 गांव ऐसे हैं जहां कभी चकबंदी नहीं हुई। चकबंदी से किसानों के बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर संगठित किया जाता है, जिससे उनकी भूमि का सही उपयोग हो सके। चकबंदी के लिए ग्राम प्रधान या ग्रामीणों की सहमति आवश्यक होती है, जिसमें ग्राम के 85% लोगों की स्वीकृति आवश्यक है। प्रशासन के अनुसार वर्तमान में 25 गांवों में चकबंदी कार्य चल रहा है और कुछ अन्य गांवों के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।